दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आरक्षण के मसले पर जहां एक और पूरा देश जो है बंद पड़ गया, ठप पड़ गया, और वहीं राजनीतिक गलियारे में हर दिन एक नए बयान जो है वो अब सामने आ रहे हैं। बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में आरक्षण के मसले पर एनडीए में दो फाड़ दिखाई दे रहा है। घटक दल के रूप में जो लोग हैं वो अपने अपने स्तर से इस मसले को लेकर बयान देते नजर आ रहे हैं। दलितों के नाम पर खुद को स्थापित करने वाले लोग अब उसमें अपने फायदे के लिए प्रतिशतता जो है वो निहार रहे हैं। क्या कुछ मसला है इसके पीछे? क्या बयान दिया गया है इसके पीछे? कितने लोग दलित के नाम पर अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? ये हम सारी बातों का आज खुलासा करेंगे। किसने कब क्या बयान दिया था वो भी हम आज याद दिलवाएंगे। इन सारे मसलों पर हमारा साथ देने के लिए आदित्य पासवान हैं, कांग्रेस सेवा दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज इन्हीं से हम मुखातिब हैं इस मसले को लेकर। आदित्य पासवान जी, बड़ा एक पुरानी बात याद आ रही है। आरक्षण की बात चलती है, आरक्षण के मसले होते हैं। आप लोगों ने भाई भारत का चक्का जाम कर दिया कुछ दिन पहले आरक्षण के ही नाम पर। जीतन राम मांझी को अगर हम देखें तो आरक्षण के या दलितों के नाम पर ही जो है इनका राजनीतिक कैरियर जो है वो बुलंद भी हुआ है। 2016 की बात है, 22 मार्च 2016 के अखबारों में ये एक ऐतिहासिक ऐलान करके छपा था खबर। ये वो खबर थी जिसमें लिखा था कि जीतन राम मांझी और उनका परिवार अब राजनीतिक लाभ में किसी तरह से आरक्षण को इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। ये बात क्या आज तक समीचीन है जीतन राम मांझी के लिए? देखिए, ये सिर्फ जीतन राम मांझी जी ने नहीं कहा है। ये जो हमारे तथाकथित चिराग पासवान जो हैं, उनके द्वारा भी कहा गया था। उनके द्वारा भी कहा गया था कि संपन्न दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जीतन राम मांझी जी ने का बयान ये 2016 में आया था। आई एम सॉरी फॉर माय वॉइस, थोड़ा उनका जो बयान है 2016 में आया था। और अगर अपने बयान पे वो कायम रहते तो आज आरक्षित सीट से वो चुनाव नहीं लड़ते, आरक्षित सीट से उनका बेटा चुनाव नहीं लड़ता, आरक्षित सीट से वो लोकसभा का सदस्य बन के मंत्री नहीं बनते। और चिराग पासवान भी, अगर जो उन्होंने कहा कि संपन्न दलित को आरक्षण का लाभ लेना छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने एक मील का पत्थर साबित होता अगर वो ऐसा करते। और हाजीपुर से नहीं बल्कि वैशाली से अगर चुनाव लड़ते चिराग पासवान, तो हम समझते कि सही में मर्द है और जो बोलता है ये लोग वो करता है। लेकिन इनका है कि जो कहते हैं ठीक उसका विपरीत करते हैं। और जीतन राम मांझी जी 1980 से लगातार विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक रहे। किसने रोक रखा था इन्हें कि अपने समाज को आगे आने से? किसने रोका था इनको कि अपने समाज को आगे नहीं लाए? वो क्यों कितने मुशहर को इन्होंने गया में मौका दिया, कितने अपनी पार्टी से कितने लोगों को मौका दिया। जब मौका देने की बात आती है तो इनको अपना पुत्र याद आता है, और उसी पुत्र को उन्होंने आज मंत्री भी बनवाया है। एक मिनट यहाँ पे हम रोकेंगे आपको। कुछ दिन पहले ही एक और बयान आया था जीतन राम मांझी जी का। उन्होंने कहा था कि भाई ये 4-5 जो जातियां हैं महादलितों की, उसमें से ना तो कोई आईएएस बना, ना कोई आईपीएस बना, ना कोई बड़ा अधिकारी बना है। तो क्या उस वक्त, यानी जब 2015 में जब इस्तीफा दे रहे थे मुख्यमंत्री के पद से जीतन राम मांझी जी, तो ये बात उनके जहन से बाहर थी? मतलब ये हास्यास्पद है। उनकी तरफ से ऐसा बयान आना हास्यास्पद है कि इस तरह का बात बोलते हैं। आपको बात करनी चाहिए कि किस तरह से आप अपने समाज को साक्षर करेंगे। जब तक आप साक्षर नहीं करेंगे, समाज को आप कितना भी आरक्षण दे दीजिए, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। वही आरक्षण का लाभ उसको 3rd गेट 4th गेट तक रहेगा। तो आप अपने समाज को तो आपने आगे बढ़ने दिया नहीं। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि इंडिया इज़ अ यंग कंट्री, वी आर ओनली 78 ईयर्स ओल्ड। ऐसे इंडिया तो बहुत पुराना है, लेकिन आज़ादी मिले हुए हमें सिर्फ 78 साल हुए। तो इन 78 सालों में जितनी भी सरकारें आई, आई थिंक ऑल द गवर्नमेंट शुड टेक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट हैज़ नॉट हैपन इन इंडिया। अभी तक जो नहीं हुआ है उसके लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेना चाहिए। बी इट कांग्रेस, बी इट बीजेपी, बी इट जनता दल, बी इट जीतन राम मांझी और एनीबडी एल्स, सबको इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और साक्षरता जो समाज में होनी चाहिए थी वो समाज में नहीं आया। उसी का बहुत बड़ा रीज़न है कि आज आरक्षण का लाभ बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं। और इस पर बहुत रिसर्च हम लोग पढ़ते रहते हैं। आईआईटी का रिसर्च एक आया था, उसमें था कि आईआईटी में या मेडिकल में इंस्टीट्यूट्स में
एडमिशन तो बच्चों को रिजर्वेशन के आधार पे हो आता है, लेकिन वो कोप अप नहीं कर पाते हैं कोर्स से। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि दे आर नॉट वेल एजुकेटेड एट द प्राइमरी लेवल। जब प्राइमरी एजुकेशन उनकी सही नहीं होती है, उनको छोड़ना पड़ता है, तो 1 साल 2 साल में या तो छोड़ देते हैं या दे आर थ्रोन आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है, गंभीर मसला है कि सरकारों को सबसे पहले साक्षरता पर ध्यान देना होगा, तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा। और आज जो वर्गीकरण की बात हो रही है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ये बिल्कुल ही गलत है, ये संविधान सम्मत नहीं है, ये काम कार्यपालिका का है। संविधान में हमें बाबा साहब भीमराव ने आरक्षण दिया था। तो पता नहीं आप लोगों को ये चीज़ मालूम है कि नहीं, लेकिन आज के युवाओं को मैं बोलना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किन विपरीत स्थितियों में लड़ करके आरक्षण को लागू करवाया, जो कि बहुत सारे लोग उस वक्त की सरकार में थे जो चाहते थे कि आरक्षण नहीं लागू हो। लेकिन महात्मा गांधी का बिल्कुल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बिल्कुल ग्रीन सिग्नल था कि नहीं, आरक्षण उस समाज को मिलना चाहिए जो सदियों से ऑप्रेस्ड, वंचित रहा है। पंडित नेहरू का बहुत बड़ा समर्थन था। तो बाबा साहब पे जब उंगलियां उस पर उठने लगी, तो मैं आपके युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप इस पर पढ़िए इस चीज़ पे कैसे आरक्षण लागू किया। तो उन्होंने कहा कि संविधान सब कमेटी से मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। तो उन्हें फिर उनकी मिन्नतें की गई कि बाबा साहब भीमराव, आप जितने विद्वान हैं, संविधान कोई ड्राफ्ट ही नहीं कर पाएगा अगर आप नहीं रहेंगे। तब जाके आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब ने बनाया और कांग्रेस ने इसको लागू किया। तो आज जो ये संविधान में कार्यपालिका के द्वारा किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ये समीक्षा की है, वर्गीकरण की बात की है, ये संविधान सम्मत नहीं है और कार्यपालिका को तुरंत इसमें संविधान में संशोधन करके इसको निरस्त करना चाहिए। देखिए, ये बात तो दीगर है, लेकिन 22/3/2016 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीमराव अंबेडकर के लिए जो स्मारक है उसकी स्थापना एक तरफ कर रहे थे जी। और उसी समय उन्होंने ये बयान भी दिया था उस स्थापना समारोह में ही कि आरक्षण के मसले पर जिस तरह से रार हो रहे हैं, ये रार नहीं होना चाहिए। जिनकी जो आरक्षण का जो लाभ जिन्हें मिल रहा है उनसे कतई भी छीना नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी इतना बड़ा बवाल हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के ऊपर, तो ये आखिर थमेगा कब? बिल्कुल ये देखिए, आप याद कीजिए 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक SC/ST एक्ट के खिलाफ जो अपना जजमेंट दिया था, तो भारत बंद हुआ था। पूरे बिहार, पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति सड़क पे आए थे और तब जाके केंद्र सरकार ने उस पर अध्यादेश लाया था। तो केंद्र सरकार को तो ये इंतज़ार करना ही नहीं चाहिए था कि भारत बंद होगा तो हम संविधान में संशोधन करेंगे या वक्तव्य देंगे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आया, देश के अनुसूचित जाति की भलाई को देखते हुए उन्हें तुरंत इसको निरस्त करना चाहिए था, क्योंकि आरक्षण जिस मकसद से दिया गया आज वो समाज में वो पूरा नहीं हुआ है। तो जब तक वो पूरा होगा नहीं, किस तरह से आप आरक्षण की समीक्षा कर सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है। और आज जिस तरह से केंद्र सरकार का वक्तव्य आया है, उसमें चिराग पासवान का ही वक्तव्य आया है, जो कम्प्लीटली चिराग पासवान हमेशा भ्रमित करने का कोशिश करते हैं समाज को। उन्होंने कहा है कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। अरे भैया, क्रीमी लेयर क्यों? क्रीमी लेयर तो सिर्फ और सिर्फ एक टिप्पणी है। आप क्यों भ्रमित कर रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी कहा वक्तव्य आया है कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। क्रीमी लेयर की बात क्यों कर रहे हैं आप? हमारी लड़ाई कोटे में कोटा की है, आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं और आप समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी कोटे में कोटा का समर्थन कर रहे हैं, क्या इसके दुष्परिणाम होंगे? कभी उन्होंने सोचा है इस चीज़ को? कहानी तो ये भी सामने आ रही है कि 10% दलितों के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं जीतन राम मांझी, और वही राजनीति मात्र 7% दलितों पर चिराग पासवान करना चाहते हैं। ये सब समाज के साथ गद्दारी वाली बात है। अनुसूचित जाति जनजाति कभी अलग नहीं है। भले हम कास्ट में जातियों में बांट दिया गया है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति ये शब्द जब आता है, दलित शब्द जब आता है, तो उसके साथ छुआछूत की आज भी जो है बहुत जगह देखने को मिलता है। बहुत तरह नहीं होता, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि बहुत लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन आज भी ऐसा क्या है कि जब एक IPS जब शादी करने जाता है तो जब उसको सुरक्षा मांगनी पड़ती है कि वो घोड़ी पर चढ़ के नहीं जा सकता है। देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति जी का होता है। मैडम मुर्मू, रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। बहुत तरह एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। PL पुनिया जी ने 1971 में IAS की परीक्षा पास की थी, उनको उड़ीसा में मंदिर में नहीं जाने दिया गया था। बहुत तरह, आज मैं मुखर हूँ, हाँ, जीतन राम मांझी जी खुद इसका उदाहरण है। आज मैं मुखरता से अपनी बात रख रहा हूँ क्योंकि मैं बात कर सकता हूँ और समाज में लड़ाई लड़ सकता हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे लोग जो मोज पे ताव देते हैं उनकी हत्या कर दी जा रही है। तो ये गलत है। जो समाज में छुआछूत का जो भावना है
वो खत्म होना चाहिए। सोशल स्टिग्मा सुप्रीम कोर्ट का, लेट मी जी, कंप्लीट, जी। सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेट ऑफ माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड है कि इफ समबडी, a person who is from scheduled caste becomes an IAS or IPS or becomes MLA or member of parliament, he becomes God. ही बिकम्स गॉड, वो भगवान हो गया। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा सोचना है। लेकिन आज जब इतनी हम लोग उत्पीड़न, शोषण और डबल स्टैंडर्ड देख रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इसकी समीक्षा की बात या वर्गीकरण की बात होनी चाहिए थी। ये दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। ये अननेसेसरी कॉल है कि देश के अनुसूचित जाति जनजाति को डिस्टर्ब करना। और मैं बहुत कम शब्दों में आपको, आपके माध्यम से लोगों को समझाना चाहूँगा ये कि कोटे में कोटा का जो हो रहा है उसको सिंपल देखिए। अगर 10% और 5% में अगर बांट दिया जाता है, अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण है, अगर उसको 15% को 2 जगह बांट देते हैं हम लोग, 10% लोग जो जीतन राम मांझी जी के हिसाब से कहा जाता है कि हमें उनका हक नहीं मिला और हमारा हक किसी कोई और मार लिया। अरे भाई, आप साक्षर अगर नहीं बनेंगे तो हक मारने के बाद क्या आप हक के पास भी नहीं पहुंच पाएंगे। एक विज्ञप्ति मान लीजिए सरकार की आती है और उसके लिए वो 10% के लोग ही जो है उसमें, वो अगर उसमें फॉर्म भरेंगे या अप्लाई कर पाएंगे, तो उन्हें वो, क्योंकि साक्षरता उस सोसाइटी में नहीं है, तो उतने अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे। सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? सरकार एक बार के बाद दोबारा नहीं लाएगी उसको, 3 बार लाएगी, चौथे बार में वो सीटें जनरल हो जाएगी। तो आप वो रास्ता जो है प्रशस्त कर रहे हैं आरक्षण के विरोधियों के लिए, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या कोई भी हो। आप साक्षर होना जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। बिल्कुल, साक्षरता ही वो ऐसा हथियार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतने दूरदर्शी थे। कब उन्होंने, आखिरी सवाल मेरा यही है आदित्य जी आपसे कि आप मानते हैं इस बात को कि 2005 में जब नीतीश कुमार पदस्थापित हुए बतौर मुख्यमंत्री बिहार के, उस समय जिन्होंने दलित और महादलितों का विभाजन किया, ये गड्ढा उसी समय खोदा गया था? बिल्कुल, मैं तो हमेशा हर मन से कहता हूं कि इसकी शुरुआत, वर्गीकरण की शुरुआत नीतीश कुमार जी ने की, जो वो दलित महादलित उन्होंने किया। इसलिए मेरा कॉल है कि बिहार का दलित महादलित एक हो जाओ। बिहार का दलित महादलित अगर एक हो गया तो पूरे देश में ये मैसेज जाएगा। कोई भी राजनेता फिर ऐसा करने का प्रयास नहीं करेगा। और जब आप मजबूत होंगे तो ना ही आपके आरक्षण पे कोई सेंध लगाने का प्रयास करेगा, ना ही आपको उत्पीड़न और शोषण आपका करने का प्रयास करेगा। तो नीतीश कुमार जी ने वर्गीकरण की शुरुआत जो है वो उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो आज लोगों को समझने की जरूरत है कि क्या सही है क्या गलत है, और उस हिसाब से वोट करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई आदित्य पासवान जी बातचीत कर रहे थे इस मसले पर कि जिस तरह से आरक्षण के मसले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं लोग, बयान दे रहे हैं और अपने रोटी जो है उस मुद्दे को लेकर सेकना चाह रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, ये काफी खतरनाक हो सकता है। इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि भाई एकता में बल है, और एकता में बल तब होगा जब आप साक्षर होंगे, जब किसी भी पद और प्रतिष्ठा के योग्य होंगे। आपको कहीं भी लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ा सा भी सपोर्ट आपको अगर मिल जाता है संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत, तो आप हमेशा उच्च पद को धारण कर सकते हैं। तो चलिए, हमें इंतज़ार होगा आप लोगों के कमेंट का। क्या कुछ आपके तरफ से बात आ रही है? क्या इस पर कोई सवाल है आपके जहन में? अगर है तो आप साझा करें। हम फिर ऐसे ही लोगों को बातचीत के लिए अपने साथ खड़ा करेंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।